नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में आर्मी के कैंप में आग लग गई। अपने साथियों को बचाने के लिए उस आग में अंशुमन सिंह कूद पड़े, कैप्टन अंशुमन सिंह, और उन्होंने बलिदान दी, जिसके बदले उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। उनकी पत्नी स्मृति और उनकी माताजी ये सम्मान लेने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंची थी। और एक तस्वीर जो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया में, वो तस्वीर ये थी कि स्मृति की सफेद साड़ी वाली तस्वीर, जिसमें उनकी आंखें भरी हुई थी। पूरे देश ने इस तस्वीर को देखा, पूरे देश का दर्द छलका। आज अंशुमन के माता पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और माताजी मंजू सिंह हमारे साथ हैं। माताजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं रवि प्रताप जी, और उसमें एक बात यह भी है कि आपकी बहू, जिनकी शादी आपके पुत्र के साथ सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी, वो क्या आपके साथ रहती हैं? क्या आप लोग एक ही घर में, एक ही मकान में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं आप लोग? अभी क्या हो रहा है? कहाँ आपकी बहू रहती हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? घर में क्या चल रहा है? देखिए, हमारी बहू 13 के अगले दिन यानी 4 अगस्त को ही सुबह यहाँ से हमारे घर से चली गई थी, जब हम लोग अभी देवरिया थे। और वो जाते समय नोएडा से जिस फ्लाइट में रहती थी हमारी बेटी के साथ, अपना सारा सामान पैक करके ले गई। और मेरे बेटे की जो भी बिलोंगिंग्स थी, टाई, बेल्ट, जूते, उसको एक झोले में पैक करके वो चली गई, जो कि बड़ा उन्होंने एक ह्यूमिलिएट किया। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे जिस दिन वो जा रही थी, 26 मद्रास रेजिमेंट से बंदा लेके आया था सामान, उन्होंने एक बार देखा भी नहीं। तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, उनको थोड़ी तकलीफ रही होगी। लेकिन जब मेरी बेटी पहुँची और देखी कि ऐसे सामान एक झोले में पैक है, बाकी सब कुछ वहाँ से वो अपने 3-4 सूटकेस में 5 घंटे रही थी नोएडा में, ले करके 4 घंटे करीब लेके गई थी। तो हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो वो ये कहती रही कि हम थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो ये करेंगे। लेकिन वो 10 दिन बाद ही किसी स्कूल में पढ़ाने चली गई थी। और उसके बाद इसी स्टेबल होते होते जब उन्होंने धीरे धीरे हमारे से रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए, यानी एक जो सिम था जो मेरे पुत्र के नाम पे था, और उससे उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी पत्नी सब लोग पोस्टपेड सिम यूज़ कर रहे थे। और प्राइम सिम एयरटेल का उन्हीं का था। उन्होंने उस सिम से सबको एलिमिनेट किया और सबको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया था, और उसमें से सबको निकाल करके ख़त्म कर दिया था। एक एटीएम जो इनकी माताजी के पास था, उन्होंने उसको 8 अगस्त को ही, 8 अगस्त या 9 अगस्त को लगभग 4:37 पे ब्लॉक कर दिया था उस नंबर से। मेरे बेटे का जीमेल अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। ये चीज़ें जब धीरे धीरे जाती रही, उन्होंने धीरे धीरे बात करना भी बंद कर दिया। 6 महीने बीतने के बाद जब 1 फरवरी को, 26 जनवरी को हमारी पत्नी ने कहा कि एक पूजन है बेटा और उसमें पत्नी का होना आवश्यक है, तो घर में हमने आत्मा की शांति के लिए जो पंडितों ने इस धार्मिक मर्यादा के हिसाब से बताया था, उसको ऑर्गेनाइज़ किया। और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन वो आई नहीं। और उसके बाद उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जब वो उसमें नहीं आई तो हम उनसे मिलने गए फरवरी में 9 तारीख को, 6 तारीख को। और हम गुरदासपुर में पठानकोट में रुके, और वहाँ पे आर्मी के एक अफसर मेश में रुके, और वो लोग आए थे, उनसे बातचीत हुआ। तो हमने उनसे पूछा तो उनके पास फिर वही बात था कि हम थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं। हमने कहा ये बताएं कि आप एक विद्यालय में पढ़ा रही हैं, और किसी भी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का जो कार्य होता है एक मेंटली साउंड व्यक्ति ही करता है, क्योंकि कोई विद्यालय अपने यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यापन के कार्य में बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं रखता है, जो कि चीज़ों का तथ्यात्मक विश्लेषण करके अपने उठने वाले प्रश्नों का, जो भी उसके छात्र हैं, जो अध्येता हैं, उनके छात्रों को ठीक से जस्टिफाई करके बोध न कर दे। तो यह तो एक ढाल है आपका। और हमने ये कहा, जब बहुत दुखी हो गए तो हमने कहा कि ठीक है, मुझे तो ये भी सौभाग्य नहीं कि मैं ये जान सकूं कि क्या मिला क्या नहीं मिला, तो कम से कम आप सारे, क्योंकि उस समय जब 26 मद्रास का भी सामान आ रहा था 403 फील्ड रेजिमेंट का, अंशुमन की बिलोंगिंग्स 3 महीने बाद उन्होंने नंबर उनका बंद कर दिया। और वो हमारे पास जब संपर्क किए तो हमने कहा कि जो भी पे पर्क्स एंड मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप उनको दे दें, लेकिन जो भी मेरे बेटे की एक बनियान तक हो हमारे पास भेजें। तो वो 403 फील्ड एम्बुलेंस जो होता है, फील्ड रेजिमेंट उसका मेडिकल का, उन्होंने इसको हमारे पास भेजा था 4 महीने बाद।
और वो बंदा हमको दे करके गया था। तब हमने ये उनसे रखी कि अगर आप बहादुर तो किसी व्यक्ति को उसकी परवरिश, उसके माँ बाप और उसके मित्र और उसके गुरु बनाते हैं, तो ये सम्मान आप माता को ग्रहण करने दें और बाकी सारे पैसे आप ले जाएं, हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए कुछ भी। उन्होंने कहा जो हमें सरकार दे रही है हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, आप सरकार से बात करें। और वो राष्ट्रपति भवन में भी आई। राष्ट्रपति भवन में हमारी पत्नी से बात नहीं की, हमारे से तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत बस ये विश किया, और जो सम्मान मिला वो केवल हम देखे उसको, हमने तो हाथ से छूने का भी सौभाग्य हमें नहीं मिला। हमारी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से जब ग्रहण किया तब छुआ, और एक बार बाहर निकलते इसमें फोटो में वो उस दिन से राइट फ्रॉम 4 अगस्त टू टिल डेट वो अपने माता पिता के साथ रह रही। हमारे घर से उनका संबंध बिल्कुल ना के बराबर है, या यूं कहें कि खत्म हो गया। एक बार माता जी से भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। माता जी, दुखों का पहाड़ जो टूटा वो आपके ऊपर भी टूटा, परिवार पर भी, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्मृति ने उसको झेला होगा, क्योंकि 5 महीने सिर्फ शादी के हुए थे और 5 महीने बाद ही कोई स्त्री सफेद वस्त्र में आ जाए, विडो हो जाए, यानी कि विधवा हो जाए, लेकिन बलिदान किया हो जिसके पति ने, वो उस भरोसे भी रहती है। तो आपको लग रहा है कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रही हैं उससे किसी अलग परिस्थिति में स्मृति होंगी आपकी बहू? मैं यही कहूँगी मेरे से ज़्यादा तकलीफ उसको होगा, क्योंकि एक माँ तो पूरी ज़िंदगी उसको भूल ही नहीं सकती, लेकिन एक बीवी तो ज़िंदगी लंबी उम्र होती है। माँ का तो कुछ दिन एंजॉय कर ली, बच्चे के साथ रह ली, पर वो बीवी बहुत कुछ झेलने को मिलता है। बस हमें इतना ही तकलीफ था मुझे कि प्यार से गई। उन्होंने ये भी बोला प्यार से, उनकी मम्मी ने, कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। मैं हाँ भरी, मैं बोली हाँ, वो जहाँ जितना दिन चाहेगी उतना दिन रहेगी, उस पर कोई जोर नहीं है, और जहाँ उसको अच्छा लगेगा रहेगी। जब मेरे साथ मन करेगा मेरे साथ रहेगी, आपके साथ मन करेगा आपके साथ रहेगी। मेरा बस इतना ही था तकलीफ, और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है, तो हमें बताना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है, और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है, पर उन्होंने मेरे से कट ऑफ किया है। मैं बहुत कोशिश की, मैसेज डालती रही, वही क्यों का सवाल ही नहीं, वो जवाब ही नहीं दिए क्यों का। एक ही सेंटेंस उनके फादर से मेरी बात हुई, वहाँ सीओ साहब बैठा के हमारे बीच चर्चा कराए ताकि सुधर जाए जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है। पर उन्होंने वहाँ भी उनके फादर यही बोले कि अभी जिनको आप अपना बहू कह रही हैं, जिनको आप कह रही हैं कि अभी भी बहुत प्यार करती हैं, वो अभी कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं, किन परिस्थितियों में है, इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? वो तेरही के अगले दिन चली गई। जी, वो तेरही के अगले दिन गई और प्यार से ही गई हैं, और अपने माँ बाप के ही साथ रह रही हैं। आपको लग रहा है क्योंकि एज बहुत कम है माता जी? ना, कभी उनके मम्मी मुझे तो जी कंप्लीट कीजिए। अगर आप इजाजत दें तो इसको जरा मैं एलाबोरेट करना चाहूंगा। जी सर। देखिए 20 जुलाई 2023 को जब मेरे बेटे की अस्थि अभी ले से नहीं आई थी, तो उनके पिताजी वहाँ गोरखपुर में जब हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बेटी की केवल 26 साल उम्र थी। हमने कहा बिल्कुल हमारी बेटी है और बहू दोनों है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इस उम्र में कोई बदहव्य को झेले, तो हम उसको अपने घर से बेटी की तरह से विदा करेंगे। अगर वो जहाँ कहेगी, जिसके साथ कहेगी, हम शादी करेंगे, और हम दोनों परिवार मिलकर अपनी बेटी को विदा करेंगे। अगर वो ये कहती है कि नहीं हम इसी घर में रहेंगे और शादी नहीं करेंगे, तो जो भी मेरे छोटे बेटे से संतान पैदा होगी मैं उसको पासान करूंगा, पहली संतान बेटा हो या बेटी, और नाम अंशुमान का दिया जाएगा, और सारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो सब पासान होगी उसको। तीसरी शर्त हमने उनसे कहा था कि अगर वो ये कहेगी कि नहीं मैं शादी घर में कर सकती हूँ, तो मेरा बेटा 2 ही साल छोटा, मैं उससे भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये उसी दिन की बात है, और उन्होंने कहा था कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाऊंगी। और अभी निश्चित रूप से देखिए, एक पत्नी का दुख बहुत बड़ा होता है। अगर कोई बच्चा होता जो अपने पिता को नहीं देखा होता, तो उससे बड़ा दुख किसी के पास नहीं होता। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए, जो कि उन्होंने ऑफिशियल तौर पे कहा था वहाँ आर्मी अधिकारियों से। तो वो जब सेटल होने, उनका भाई ऑलरेडी PR है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जब वो
हमारा परिवार के हिस्सा हो के हमें कुछ भी पता नहीं, वो अपनी प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। और सबसे बड़ा दुख ये पब्लिक डोमेन में करने का मतलब है, ये शोभा देने की बात नहीं है। पारिवारिक संरचना का ताना बाना अगर सरेबज़्म में जाता है तो कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि मर्यादाएं जितनी अगर पर्दे के अंदर हों वहीं तक शोभा देती हैं। बाहर जाने के बाद, सरेबज़्म होने के बाद किसी मर्यादा के आक्षेप का आज तक निराकरण या निवारण हुआ नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि जो ये बहादुरी का चक्र मिला है, एक बस्ट लग रही है हमारे बेटे की यहाँ लखनऊ में, आप दें और इसको हम उसके छाती पे लगाएंगे और जिस दिन इसका अनावरण होगा बस्ट का, उसके बाद हम ससम्मान आपको वापस कर देंगे। उनके पिता से कहा था, और 26 रेजिमेंट के जो पंजाब रेजिमेंट के सीओ कर्नल नेरवल साहब हैं, उनसे भी 2 बार ये मैसेज दिलवाया था जिस दिन वो लोग गए, लेकिन कोई जवाब उनका नहीं था। वो बोले कि हम इस पे सोचेंगे, और कोई जवाब उनका नहीं था। और मैं एक पिता होकर के उस कीर्ति चक्र को हाथ में भी लेने का सौभाग्य नहीं पाया। तब ये जब दर्द छलका है तो दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, फिर ये बातें सरेबज़्म हुई हैं। जी माता जी, एक सवाल जो आपने और रवि प्रताप सिंह जी ने उठाया है, जी आप कुछ कह रही हैं माता जी, प्लीज बोलिए। बस यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि पब्लिक हो, पर ये तो सवाल उठना ही है ना, बहू कहाँ है, बहू कहाँ है। तो हम मजबूर हो गए बताने के लिए। नहीं तो 1 साल हो गया, हमारे परिवार वाले को भी पता नहीं था कि मेरी बहू कहाँ है। हम बताए नहीं थे। मेरे पिताजी को ये बात नहीं था कि हमारी बहू हमारा घर छोड़ के चली गई। हमारे भाइयों को ये पता नहीं था राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले तक कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं भगवान शंकर जैसे विष पी करके जी रहा था, ये उनके पिता को भी बताया था। लेकिन जब सारा चीज खत्म हो गया तब मैंने अपने पिता को फोन करके दिल्ली से बताया। जब वो बोले कि बातचीत हुई है, क्या हो रहा है, बहू कब आ रही है, मैंने कहा अब आप उस ख्याली पुलाव में न रहें, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं और आप इस सत्य को स्वीकार एक चीज और बताइए कि मैंने कई जगह जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि स्मृति जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं, इंजीनियर हैं। आप बता रहे हैं कि वो किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, सच क्या है? जी वो NIT जालंधर से बीटेक की थी सिविल इंजीनियर में, और मेरा बेटा भी वहाँ से बीटेक में एडमिशन लिया था केमिकल इंजीनियर में। वो ICIC लोम्बार्ड में काम कर रही थी शादी से पहले। शादी के बाद उन्होंने वहीं से छोड़ दिया, और उसके बाद मेरी जानकारी के हिसाब से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं है। अगर हो तो मेरी जानकारी से परे है। इतनी मेरी जानकारी है कि वो किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं। कौन से स्कूल में पढ़ा रही हैं इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। कहाँ रह रही हैं? इनके पिताजी भी कहे कि वो पढ़ा रही हैं अभी। नोएडा या बेंगलुरु, कहाँ रहती हैं आप? नहीं, वो गुरदासपुर में अपने वो दीनानगर गुरदासपुर अपने पिताजी के साथ रह रही हैं। अच्छा, ठीक है। रवि जी, एक सवाल जो आप लोगों ने उठाया, और राहुल गांधी से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, तो आप लोगों ने कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें कही हैं, जो छपी हैं, उसमें सामने आया कि आप लोगों ने कहा कि NOK यानी कि नेक्स्ट टू किन जो है उसमें बदलाव होना चाहिए इस सेना में। और मैं जरा अपने दर्शकों के लिए एक बार बता देता हूं कि ये NOK क्या है। नेक्स्ट टू किन यानी कि जो किसी फौजी का सबसे करीबी होता है, उसके नाम शहादत के बाद या कोई फौज में रहते हुए शहीद हो जाता है, बलिदान उसका होता है, तो उसके बाद तमाम जो उसको प्राप्त होने वाली संपत्ति है या जो धनराशि है वो उसको चली जाती है। उस पर आप लोगों ने सवाल उठाया, आपने उसको बदलने की बात कही। क्यों आप लोगों ने ऐसी बात कही? हाँ बिल्कुल, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है जी। इसके पीछे एक लॉजिक है। जब कोई अधिकारी या जवान जब सेना में इनरोल्ड होता है तो उसकी एक सर्विस बुक बनती है, और उस सर्विस बुक में वो जिसको चाहता है उसको अपना नेक्स्ट ऑफ किन नियुक्त करता है। तो नॉर्मली लोग अपने माता पिता को जिनकी शादी नहीं होती है वो करते हैं, और शादी होने के बाद ये ट्रेडिशन है कि 90 डेज के अंदर वो अपना विल और पूरी जो मैरिज डिक्लेरेशन है उसको चेंज करता है। तो 99 से पहले ये 100% पत्नी को जाता था, लेकिन जब यही जिस व्यथा को हम झेल रहे हैं, जब कारगिल में ये देखा गया तो गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी कर दिया था विल को 67-33% पे जी। तो नॉर्मली वो केवल उसके लिए इम्प्लीमेंट होता है जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा होता है। बाकी सारी चीजें पेंशन पे पर किए जाती हैं NOK को। तो मान लीजिए कि मैं तो एक रिटायर्ड हूं और पेंशन पा रहा हूं, और मेहनत करके जो भी मेरे बच्चे हैं मैं उनको पाल लूंगा और मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। लेकिन वो लोग भी जिनका एक एक बेटा है, मेरे साथ भी एक आए थे, उन्होंने शायद पब्लिक नहीं किया, उनकी पत्नी भी चली गई। और मैं आपको बताऊं, मेजर मोहित शर्मा को भी अशोक चक्र मिला था, और गाजियाबाद में उनकी माताजी रहती हैं, जो कि उन्होंने उस
कर्ज भी दिया था अपने बेटे के नाम का उस मकान का, और वो मकान भी उनके पास नहीं है। तो बहुत से लोग जो रोड पे आ गए। तो इसमें एक रेशनल चेंजिंग होना चाहिए इनोके का, कि अगर आपके पीछे लेगेसी कितनी है, कम से कम देखिए, माँ बाप का दुख कभी भी इस शहादत से, हमारी ज़िंदगी से मौत के हम जितने करीब जाएंगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक मेरा बेटा है, कल को अगर वो पानी नहीं देगा तो मुझे मेरा बेटा याद आएगा। अगर हमारे पैर नहीं चलेंगे तो मुझे मेरा बेटा याद आएगा, मैंने डॉक्टर बनाया था। मुझे अंतिम समय में ये दुख रहेगा कि मेरा बेटा होता तो मुझे मुखाग्नि देता, जो कि हिंदू माइथोलॉजी में बड़ा बेटा ही पिता को अग्नि मुखाग्नि देता है। तो माँ बाप का जो दर्द है वो ग्रेजुअली उस एकम के चांद के माफिक है, जो पूर्णिमा को मौत के दिन पूर्ण रूप से हमारे लिए भयावह हो जाएगा, किसी के लिए भी। और बाकी सारे लोग, भाई बहन, इनके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरी बहू शादी करती हैं जैसा कि वो कह रही हैं, या उनका वो अभी है वो, तो शादी करेंगी, कोई प्यार करने वाला पति मिलेगा, उनके बच्चे होंगे, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद, कालांतर में 10, 20, 50 साल के बाद वो ये भूल जाएंगी कि मेरी ज़िंदगी में अंशुमान जैसा भी कोई व्यक्ति था, या यादा कदा किंचित किसी दिन कदाचित किसी स्पेशल ओकेजन पे याद करेंगी। लेकिन माँ बाप तो रोज़ याद करेंगे। इसलिए जो ये उनके का है, ये जो पुराना ट्रेडिशन है, इसमें वार्ता हो करके और एक कॉम्पिटेंट फोरम पे जी डिस्कशन के साथ इसमें एक जो है कंप्रहेंसिव, या आप कहें कि ट्रांसपेरेंट चेंज होना चाहिए। माता जी, रवि प्रताप जी जो बातें कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब जी बिल्कुल, ये हर एक माँ बाप जो जिसके बच्चे फौज में हैं वो शायद सोचते होंगे, लेकिन कभी वो सवाल ये उठा नहीं पाए होंगे, या कभी उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा। आप भी ऐसा चाहती हैं जैसा आपके पति कह रहे हैं? मैं यही सोच के, जब राहुल जी वहाँ मुझे भवन में मिले, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। जो चार दिन से बहू हर जगह खड़ी हो रही थी, एक बार अपने सास को देखी नहीं अपने आंखों से कि ये कैसी है। पूछना तो दूर की बात है, एक माँ बेटी के रिश्ता का भी उन्होंने ऐसे घृणा से देखा कि एक बार नमस्ते भी नहीं किया। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि एक बार देखी भी नहीं, जिसको मैं अंशुमान से ऊपर रखा था। और ये भगवान मुझे सांस दिया है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं उसको बोलती थी, मेरा अंशुमान तो फौज के लिए बना है, वो वहाँ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ मैं रहूँगी, तू मेरा अंशुमान ही है। पर उसने मेरे तरफ देखा भी नहीं। तो मुझे उस दिन सडनली मैं बहुत दुखी थी। तो राहुल जी जैसे आए मेरे सामने में, मुझे देखे और मुझे सर पे हाथ फेरे और सांत्वना देने लगे कि हम आपके साथ हैं, दुखी ना हो, बहुत बड़ा काम करके गया है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं इसको, जो मैं दर्द झेल रही हूँ, आगे माँ बाप ना झेले जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ। और कुछ नहीं माँ बाप को चाहिए होता है, औलाद चाहिए होता है। पर जब औलाद भी नहीं है और वो सम्मान भी बहू नहीं दे रही है, सम्मान के लिए मैं तड़प रही थी, और कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। हमारे बेटे का जो ऑफिशियल परमानेंट एड्रेस है वो भी उन्होंने 5 फरवरी 2024 को बिना हमारी कंसेंट के और बिना हमारी जानकारी में चेंज करा दिया। जो हम राष्ट्रपति भवन में गए तब पता चला कि अधिकारी का जो जिला सैनिक बोर्ड है वो भी चेंज हो चुका है, फ्रॉम देवरिया टू गुरदासपुर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रवि जी आपका, और माता जी मंजू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वक्त बीत रहा है आप लोगों पर कितना भारी है, और वो महिला जिसकी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे, वो किस वक्त और किस हालात से गुजर रही होंगी, इसको भी समझना आसान नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए नवभारत। नमस्कार।